नमस्कार। कंबल तो कम बंटवाए, फोटो ज़्यादा खिंचवाए, ऐसा तो देखा पहली बार रे। चाहे सामाजिक विसंगतियों पर और राजनीतिक पर कटाक्ष करते हुए ये पंक्तियाँ हों, या फिर लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के जन्म से पूर्व, उत्तराखंड के जन्म देने के लिए जो आंदोलन चला, उसको गति देने के लिए जो ये जनगीत है, इनके जो रचयिता हैं वह हैं डॉक्टर अतुल शर्मा। आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर अतुल शर्मा हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अतुल शर्मा वो केवल एक नाम नहीं है, अपने आप में एक संस्था है। और आपके जो पिताश्री हैं श्री राम शर्मा प्रेम, वो देश के न सिर्फ जाने माने साहित्यकार रहे हैं बल्कि स्वाधीनता सेनानी रहे हैं। और उनके द्वारा दिल्ली में सेक्टेट पर बम फोड़ा गया था अंग्रेज़ों की नींद खोलने के लिए। पंडित नेहरू का बालपन में इनको सानिध्य मिला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पुनः चाहूँगा डॉक्टर अतुल शर्मा जी कि आपने आज़ादी के आंदोलन से लेकर के उत्तराखंड का आंदोलन और अब आज़ादी के और बाद की स्थिति, आज क्या आप नहीं मानते कि आज़ादी का जो सपना देखा था वो भी पूरा नहीं हुआ, और जो उत्तराखंड आंदोलन के बाद उत्तराखंड का सपना देखा था वो भी पूरा नहीं हुआ? बिल्कुल सही है। और धन्यवाद आपका इस सवाल को करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से लग रहा था कि ये सच बयान किया जाए। हाँ, पिताजी का ही आपने जिक्र किया था तो उनकी एक लाइन याद आ गई जी। आज़ादी की लड़ाई में जेल तो गए, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने लिखा कि तुम स्वतंत्रता के लिए लड़े, मिल गई तुम्हें। तुम स्वतंत्रता के लिए लड़े, मिल गई तुम्हें, अब समानता के लिए लड़ो, मिल जाएगी। वाह, बहुत बड़ी बात। जब ये उन्होंने कहा तो इसके मतलब है कि अभी लड़ाई जारी है और विषमता के विरुद्ध जारी है, असमानता के विरुद्ध जारी है। अब उत्तराखंड आंदोलन की जब बात आती है तो उत्तराखंड आंदोलन, जब हम लोग उत्तराखंड आंदोलन में थे और जब हमारे गीत बड़ी सड़कों पर गाए जा रहे थे, उस समय हमारे दिमाग में एक सेपरेट स्टेट की मांग तो रही होगी, लेकिन विशेष रूप से 5 प की मांग थी जी। वो 5 प थे: पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। ये 5 प के लिए संघर्ष हुआ, पानी के लिए, पलायन के लिए, पर्यटन के लिए, पहचान के लिए। लेकिन आज देखते हैं कि पानी की समस्या वही है, पलायन की समस्या वही है, पर्यावरण उसी तरह से है और पहचान भी। तो अभी लगता है कि उत्तराखंड आंदोलन अर्धविराम की स्थिति में है और एक लंबा आंदोलन अभी सामने है। इसमें एक तरफ तो वो इलाका है जैसे रुड़की हुई, हरिद्वार हुआ, उधम सिंह नगर हुआ। दूसरा जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है। इन दोनों की जो समस्याएं अलग हैं, इन दोनों की प्राथमिकताएं अलग हैं। तो इसको लेकर किस तरह से नियोजन होगा, किस तरह से काम किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत स्पष्ट हो पा रहा है। और जिस तरह से योजनाएं, नीति और नियत होनी चाहिए, अभी थोड़ा बहुत काम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी एक लंबा अंतराल बाकी है। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो आंदोलन की एक नींव में बातें थीं वह अभी पूरी होने शेष है। उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में बहुत छोटा सा राज्य है। इसके बावजूद भी यहाँ पर खड़ी बोली है और जौनसारी भाषा है, आपकी गढ़वाली भाषा है और कुमायूनी भाषा है, यानी 4 भाषाओं का संगम है। तो इन भाषाओं को इनकी पहचान हो, ये जो बोलियां हैं, इनकी बोलियों की बजाय इनकी भाषा के रूप में मान्यता हो, इस बारे में कई बार आवाज़ उठती रही है। आपका क्या मानना है? बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ पर जैसे कि एक भाषा संस्थान जी को सक्रिय होना पड़ेगा। भाषा संस्थान
कुछ दिन सक्रिय जरूर रहा, जिस समय आदरणीय प्रकाश पंत जी जी। संस्कृति और भाषा जी। मंत्री रहे, और सक्रियता हुई थी शुरू भाषा संस्थान की को लेके, हिंदी एकेडमीज को लेके, वो भाषा को लेके आगे जी जी आ सकते थे। और अभी भी मुझे लगता है कि उसकी सख्त ज़रूरत है। दूसरी ओर जो बोलियां हैं वही भाषा को जन्म देती हैं, यानी समुद्र को जन्म छोटी छोटी नदियां देती जी हैं। जी जी इसी तरह से भाषा को जन्म भी जी। छोटी नदियां देती हैं। और इसका डायलेक्ट जो है, उसकी लिपि जो है, वो अभी साहित्य बनाती है, मुझे लगता है जो। तो अभी ये इस पे काम होना बहुत बहुत ज़रूरी भी है। और मुझे लगता है ये हो सकता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर व्यवस्था की थोड़ी सी नज़र पड़े। और आपको तो आश्चर्य होगा कि जो यहाँ इतनी समृद्ध परंपरा है नाट्य की, लोक नाट्यों की, जी यहाँ रागनी की जी जी रागनी है। और पहाड़ के इलाके में चले जाएं तो वहाँ पर जागर है, जी जी वहाँ चाँचरी है, वहाँ चौफला है। इन सब के संरक्षण के लिए जो एक यहाँ पर नाटकों का एक अलग विद्यालय बन जाना चाहिए या सांस्कृतिक केंद्र बन जाना चाहिए, वो भी नहीं है। वो नहीं होने से ये सारी जो विधाएं हैं धीरे धीरे दम न तोड़ जाएं। इसका भी जो लोक वादक हैं, जो लोक गायक हैं, धीरे धीरे वो परंपरा समाप्त हो जाएगी। उसके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। संस्कृति विभाग यहाँ का कभी गाए बगाए काम करता रहता है, लेकिन जिस ज़ील और जिस आग और सिर्फ फायर्स के साथ होनी चाहिए चीज़ें, वो विशेष है। नहीं, लेकिन क्या आप नहीं मानते इस बात को कि जैसे कि पत्रकार है, एक पत्रकारिता कर रहा है व्यक्ति, उसके लिए भी रोजी रोटी का संकट सामने रहता है और अनिश्चितता रहती है उसकी तरफ से। इसी तरह साहित्यकार है, आज उत्तराखंड का साहित्यकार अधिकांश रूप से उसमें कवि हों, लेखक हों या नाट्यकर्मी हों, वो आर्थिक विपन्नता के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार की ओर से ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई कि वो जो कलाकार हैं हमारे, चाहे वो गीतकार हों, चाहे वो संगीतकार हों और चाहे वो रंगकर्मी हों, और उनकी रोजी रोटी का, उनके पोषण का ख्याल रखा जाए। जबकि हरियाणा में काफ़ी संपन्न है, बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह से, पंजाब के अंदर काफ़ी है संपन्नता, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन यश भारती देते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा पेंशन मिलती है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर ऐसी कोई नीति नहीं है कि जहाँ पर कलाकार को जीवन यापन के लिए एक सम्मान के साथ में वो जीवन जी सके। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सवाल भाई साहब गलत व्यक्ति से पूछ लिया। ये सवाल आपको नीति नियंताओं से पूछना चाहिए था। और आप भी इस बात को जानते ही हैं कि हमारे हाथ में या एक लेखक के हाथ में या एक रंगकर्मी के हाथ में क्या है? सृजन है ना। वो सृजन नहीं, मेरा सवाल है कि क्या सरकारों को ये दायित्व नहीं निभाना चाहिए? उन्हीं को निभाना चाहिए, उन्हीं को निभाना चाहिए। और जैसे मैंने भाषा संस्थान की बात आपसे करी है या हिंदी एकेडमीज की बात करी है, नहीं, आज तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री खुद में साहित्यकार हैं। हाँ, उन्हें करना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर विचार कहीं हो रहा है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। वो दिखना भी चाहिए जी। और साहित्यकार वही नहीं जो अब शहरों में बैठे हैं, साहित्यकार वो भी हैं जो दूर दराज गांव में है, रंगकर्मी वो भी हैं जो बैठे हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है। उनके विषय में बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे जो है सभ्यता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन संस्कृति समृद्ध होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता था आपसे कि जैसे कि उत्तराखंड के अंदर आप मंचीय कवि के रूप में बहुत प्रतिष्ठित जन कवि के रूप में आपकी पहचान है, लेकिन आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जो श्री राम शर्मा प्रेम जी हैं, जो स्वादिशाना नहीं है, साहित्यकार हैं, उनके ऊपर भी आपने कई वॉल्यूम तैयार किए हैं। और बाल साहित्य के ऊपर आपने बचपन के ऊपर किताबें आपने लिखी है। तो जो आप लेखन है आपका लगातार निर्बाध जारी है, तो जो आप किताबें लिख रहे हैं, जो साहित्य लिख रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई पोषण या कोई प्रोत्साहन ऐसा मिलता है ताकि यहाँ के जो लेखक हैं उनकी कलम रुकने ना पाए, वो साहित्य निरंतर चलता रहे, नदी की तरह बहता रहे? ये तो होना चाहिए भाई। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता और बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन हम रुकते नहीं भाई, रुकते नहीं और लगातार चलते रहते हैं।
क्योंकि साहित्य का काम जो है वो निरंतर निर्बाध गति से चलना चाहिए, क्योंकि वो आज बात करता है और भविष्य से संवाद करता है, इसलिए उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। ये जो सरकार है, व्यवस्था है, इनको ज़रूर करना चाहिए, ये संरक्षण ज़रूर करना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, मेरी 40 किताबें आई, और कैसे आई कैसे नहीं आई वो आपसे ज़्यादा कौन जाता है। बाहर बचपन जो हमने निकाला उसमें 75 लोगों के बचपन संग्रहित कर दिए, बल्कि हमने आपसे भी कहा था, आपने भी लिखा था, बड़ा मनोरंजक और बहुत पसंद किया जा रहा है। चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों या उत्तराखंड में न भी हों, उन सबके बचपन हम लोगों ने सहेजे। और उन बचपन में जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि बचपन बड़ा प्यारा होता है, निष्कलंक होता है बिल्कुल, तो उनको लिखने में तो आनंद आया। लेकिन एक चुनौती का सामना हमने किया, जिसका जवाब दिया। आजकल लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी पढ़ती नहीं है, आमतौर पे यही धारणा है, और पढ़ती भी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का भी संस्मरण वहाँ प्रकाशित हुआ बचपन का, उसके परिवार से लेकर उसके सारे रिश्तेदारों से लेकर सब लोगों ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये जो चुनौती थी हमने स्वीकार की और उसको जीता, और लोग उस परिवार के लोग उसको छीन के पढ़ रहे हैं। अच्छा, हमारे पापा ने ये किया था, हमारे पिताजी ने ये किया था, अच्छा, और कितने अच्छे काम भी किए थे, कोई शैतानियाँ भी की थी। आपका ही संस्मरण में याद आ रहा है कि आप जा रहे हैं, आपने साइकिल में जो है वो ताला लगा दिया तो साइकिल गिरने से बची, ये आपको याद रह गया। इस तरह के 70-75 कहानियाँ मेरे पास इकट्ठी हो गई, उन लोगों का जीवन इकट्ठा हो गया। और मुझे लगता है कि 10 खंड तक हम किसी तरह लगता है बचपना लौट रहा है उसमें। बिल्कुल बचपना लौट गया है। और एक बात और, नारसन जी, आप तो साहित्यकार हैं, आपसे कह सकता हूँ कि बाल साहित्य का ये अद्भुत प्रयोग है जी, जो ऐसा हुआ नहीं है। अपना बचपन साहित्यकार ने खुद लिखा हो और सारे बच्चे उसे पढ़ रहे हों, इससे बढ़िया तो प्रयोग हो नहीं सकता है। और उस पर ओम प्रकाश जमलोकी जी हैं और प्रतिष्ठित गीतकार हैं यश मालवीय जी, धनंजय सिंह जी, उन सब ने कहा कि ये जो है अपने समय का एक दस्तावेज तैयार हुआ। अच्छा सर, आपकी कृति है अब सड़कों पर आओ, तो मैं चाहता हूँ कि चूंकि आंदोलनात्मक गीत आपके हैं, तो एक गीत हो जाए आपका, कुछ लाइन कर दें आप। हाँ जरूर, पंक्तियाँ जरूर। मेरे 2-4 लाइन है, उसके बाद जी। गीत गोली के हम नहीं गाते, वाह, बात की झील तक नहीं जाते, वाह वाह, बंद लकड़ी की खिड़कियां हैं, लोग देखते सब हैं, खुल नहीं पाते, बहुत खूब, देखते सब हैं, खुल नहीं पाते। एक शब्द से आपको पूरे इलाके का पता चल जाएगा। जो सियासत के पार होते हैं जी, उन निहत्थों पे वार होते हैं, पतवार होने पे चल न पाए जो, वो शिकार होते हैं, वो शिकार होते हैं। कुछ पंक्तियाँ सुन लीजिएगा। ऐसा करता हूँ मैं, कुछ अपने गीत की 2-4 पंक्तियाँ जी सुनिए। एक गीत है बंजारे जी। अपनी ही राह कबीरों वाली जाए सभी के द्वारे, हम बंजारे, हम बंजारे, हम बंजारे, हम बंजारे, इस मकान से उस मकान में खो जाने का डर है, इस मकान से उस मकान में खो जाने का डर है, अपना जीना इस दुनिया में बस किराए का घर है। वाह। कोई जड़े जमा कर बैठे, कोई जड़े जमा कर बैठे, हम तो बहते धारे, हम बंजारे, वाह वाह, बहुत खूब। हम बंजारे। अच्छा सर, आपने एक रुड़की के ऊपर भी, एक रुड़की की नहर के ऊपर भी कविता लिखी थी, क्या कुछ पंक्तियाँ याद है क्या?
हाँ, वो कविता मैंने लिख दी, अच्छा वो याद है। उसमें एक लाइन है कि जी आदमी का रंग अगर हरा होता जी, तो वो रुड़की की नहर होता। वाह। आदमी का रंग अगर हरा होता तो वो रुड़की की नहर होता। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर बात करेंगे डॉक्टर अतुल शर्मा से। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल शर्मा, जो हमें खट्टी मीठी बातें बता रहे थे और बहुत ही कहना चाहिए कि जो इन्होंने बताया है उत्तराखंड को लेकर के, साहित्य को लेकर के, वो निश्चित रूप से मील का पत्थर है। डॉक्टर अतुल शर्मा जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है उत्तराखंड को लेकर के, तो जो आज आंदोलन जो लड़ा गया था और जो उसमें उत्पीड़न जो हुआ, जो शहीद हुए, उनके मुकदमे आज तक चल रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाया, तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इसकी दोषी जो है व्यवस्थागत है, और व्यवस्थागत दोषी होने के कारण मुझे लगता है कि मैं तो शर्मिंदा हूँ उसके लिए, और मुझे बड़ा दुख भी है। और इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है कि जिन्होंने पूरा वो बर्बर कांड किया है वो दोषी उनको सज़ा मिल ही जानी चाहिए। मेरा उस समय का गीत है जिसका आपने जितना बहुत बार जिक्र किया है, उसकी दो पंक्तियाँ हैं, मुझे याद आ रही है। और स्थिति ये है, विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों। विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, पानी दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों। लेकिन हौसला क्या है? हौसला ये, एक दिन नई सुबह उगेगी यहाँ देखना, उगेगी यहाँ देखना। दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना, कटेगी यहाँ देखना। दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना। जीत के रुमाल को हिला के लेंगे उत्तराखंड, हिला के लेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड वो जो हमारे सपनों का उत्तराखंड है। और एक गीत की थोड़ी सी दो एक पंक्तियाँ और सुनाता हूँ। आ देख जरा तू आने वाले पानी को, आ देख जरा तू आने वाले पानी को। ओ जंगल, ओ जंगल, नया गीत दे बादल भरी कहानी को। ओ जंगल, ओ जंगल, परी कथाओं को भी थोड़ा पानी दे। शहराते बच्चों को चिड़िया रानी दे। नई तान दे लोकगीत की बानी को। हो जंगल, हो जंगल। निश्चित रूप से कितना साफ संकेत दिया है, जो अभी त्रासदी हुई है कि हमें जंगल के बारे में, प्रकृति के बारे में और साथ साथ उनके संरक्षण के बारे में हमें गंभीर होना चाहिए। डॉक्टर अतुल शर्मा जी ने जो हमें बताया है कि किस तरह से साहित्यकार को के बारे में सोचना चाहिए, किस तरह से उत्तराखंड के बारे में सोचना चाहिए और किस तरह से हमारी आज़ादी बरकरार रहे उसके बारे में सोचना चाहिए। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किस शख्सियत से बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।